नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉमिनल नेशनल इनकम एंड द रियल नेशनल इनकम। आप पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा टू प्राइजेस के ऊपर उसे कैलकुलेट करते हैं। टू प्राइस होने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तो आप उसे करंट ईयर के बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं आपको इस मार्कर का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज इस मार्कर का करंट प्राइस है 30 रुपीज और उसके अकॉर्डिंग हम इसके 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यही मान लूं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ इसका प्रोडक्शन होता है, तो अगर हम इसके करंट प्राइस से इसकी करंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, सो द आंसर इज 3000। दैट मीन्स कि मैंने नेशनल इनकम इस केस में कौन से प्राइस के ऊपर निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ द करंट प्राइस। लेकिन आपका करंट प्राइस हमेशा आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। तो जब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता तो हम यहां पर एक और प्राइस को मेंशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द बेस ईयर प्राइस। सो व्हाट इज द बेस ईयर? आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इंडेक्स नंबर चैप्टर में ये पढ़ा था। बेस ईयर का मतलब होता है ईयर ऑफ कंपैरिजन, एक ऐसा साल जिससे आप खुद को कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए कि लास्ट ईयर इस मार्कर का प्राइस था 25 रुपीज और इसका करंट प्रोडक्शन 100 यूनिट्स जैसा कि हमने मेंशन किया था। यानी कि अगर हम बेस ईयर के प्राइस पर नेशनल इनकम निकालें तो हमारा नेशनल इनकम 2500 आता है। लेकिन अगर हमने करंट प्राइस के ऊपर नेशनल इनकम निकाला तो वो हमारा 3000 आया। सो आज हम उसी टॉपिक की डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कि नेशनल इनकम कौन से दो डिफरेंट प्राइसेस पर निकाला जाता है। सो हियर वी गो। मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस एंड द सेकंड वन इज द नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस जो इस साल चल रहा है उस प्राइस की बात कर रहे हैं, तो उस पे जो नेशनल इनकम आप निकालेंगे दैट इज नोन एज द नॉमिनल नेशनल इनकम। इन द सेम ऑर्डर सेकेंड वन आता है नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस, जो गुजर चुका है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था, मान लीजिए हमारा बेस ईयर है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपने लिखा नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस, दैट इज आल्सो नोन एज द रियल नेशनल इनकम। चलिए जी, तो और अच्छे से समझने के लिए हम डिफरेंस बिटवीन पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंस बिटवीन, तो द फर्स्ट वन आता है आपके पास डेफिनेशन, और मैंने लिखा इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइसेस। आपको सबसे पहले ये समझना है नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपने लिखा इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। जब भी नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आता है तो हम किसको मेंशन करते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट का। किसके नॉर्मल रेजिडेंट? आपकी कंट्री के। और कब कमाएंगे? इन अ ईयर। और कौन से प्राइस पर निकालने के लिए जा रहे हैं? ऑन द करंट ईयर प्राइस। तो जब भी आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे ऑन द करंट ईयर प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल नेशनल इनकम। इन द सेम ऑर्डर व्हाट इज द रियल नेशनल इनकम? सब कुछ सेम है। ये करंट ईयर प्राइस पर था, ये आपका बेस ईयर प्राइस पर है। सो एंटायर डेफिनेशन इज सेम, बस लास्ट में आपने क्या लिखा? बेस ईयर प्राइस। तो आपको सिर्फ अपना माइंड यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट वन आता है एंड दैट इज द फॉर्मूला। हम निकालेंगे कैसे? तो मैंने यहाँ पर y से रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए y दैट इज द नॉमिनल नेशनल इनकम। तो मैंने लिखा P स्टैंड्स फॉर द प्राइस। कौन से प्राइस की बात करेंगे? करंट ईयर। मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी, जिसे आप आउटपुट भी बोलते हैं। तो कौन सा आउटपुट चाहिए जी? करंट ईयर का। इन द सेम ऑर्डर अगर आप रियल नेशनल इनकम की बात करेंगे तो यहां पर भी मैं y निकाल रहा हूं, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैंने यहां पर y स्टार यूज कर दिया। तो यहां पर मैंने लिखा प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। बस प्राइस का लोचा है, तो आपको ये समझ जाना है। जब करंट प्राइस पे निकला तो नॉमिनल है, जब बेस प्राइस पे निकला तो वो रियल है। नाउ द थर्ड वन हमारे पास आता है ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से बुला सकते हैं? आपने अभी पढ़ा था। नॉमिनल नेशनल इनकम को नेशनल इनकम एट करंट प्राइस भी बोला जाता है और रियल नेशनल इनकम को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस भी बोला जाता है।
नाउ द फोर्थ वन अफेक्टेड बाय। अफेक्टेड का मतलब है जैसा कि आपने फॉर्मूला किया कि दोनों का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो यहां पर ये जो इनकम है वो किसकी वजह से चेंज हो सकता है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो यहाँ पर y का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। दैट मींस कि चाहे अगर प्राइस चेंज हो जाए तो भी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर सिर्फ क्वांटिटी भी चेंज हो जाए तो भी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, डिपेंडेंट वैल्यू। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। तो चाहे आपका प्राइस बदले चाहे आपकी क्वांटिटी बदले, दोनों केसेस में नॉमिनल नेशनल इनकम चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप रियल नेशनल इनकम की बात करते हैं तो फॉर्मूले पर फोकस कीजिए। आपने लिखा था प्राइस ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, दैट मींस कि इसकी वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड करती है, बट आप जानते हैं प्राइस ऑफ द बेस ईयर जो गुजर चुका है उसमें अब चेंज नहीं हो सकता। दैट मींस कि अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो सिर्फ इसकी वजह से चेंज हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर ओनली। यानी ये दोनों की वजह से चेंज होता है, वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से होता है। इसीलिए लास्ट पॉइंट आपका रिलेटेड है, दैट इज द रिलायबिलिटी। भरोसा किस पर करें, तो याद रखिएगा क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी के एक्चुअल ग्रोथ को शो करता है। तो ये सिर्फ रियल नेशनल इनकम है जो क्वांटिटी के बेसिस पर चेंज हो रहा है, आउटपुट के बेसिस पर चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई रियल नेशनल इनकम इज नोन एज द रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल दोनों वजह से चेंज होता है इसलिए नॉट रिलायबल है। क्योंकि अगर आप प्राइस की वजह से चेंज हो रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन है, आपका एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। तो जब हम किसी भी नेशन के एक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें आउटपुट प्रोड्यूस पर फोकस करना होता है इंस्टेड ऑफ द प्राइस। So that's why always remember real national income is the better indicator than the nominal national income. तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया और आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम मेंशन करते हैं अबाउट द चेंज इन द नॉमिनल एंड द रियल नेशनल इनकम। तो दोनों में जो चेंज होता है उसे मेजर कैसे करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज द करंट प्राइस इंडेक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीआई लिख सकते हैं। सो द करंट प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो करंट प्राइस इंडेक्स जो मेजर करता है चेंज इन द प्राइस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ इट मेजर्स द चेंज इन द प्राइस, और किसके रिस्पेक्ट में करेगा, टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स के रिस्पेक्ट में। तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड लाइक बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस में कितना डिफरेंस है उसी को मेजर करने का काम किसका होगा, करंट प्राइस इंडेक्स को। और इसलिए आपको बता दूं कि हम हमेशा बेस ईयर प्राइस को क्या कंसीडर करते हैं, 100। तो हम हमेशा बेस ईयर प्राइस को 100 कंसीडर करते हैं और उस 100 के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द करंट प्राइस इंडेक्स, वो आपको बताएगा कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है। लेट्स सपोज कीजिए अगर किसी चीज का बेस ईयर प्राइस था 100 रुपीज और अगर उसका करंट प्राइस इंडेक्स आता है 125, दैट मीन्स कि 25% का इन्फ्लेशन हुआ है एज कंपेयर टू द बेस ईयर, क्योंकि करंट प्राइस इंडेक्स 25 रुपए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बेस ईयर के कंपैरिजन में। सो द करंट प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, नॉमिनल नेशनल इनकम आप जानते हैं जो करंट प्राइस पे निकाला जाता है, डिवाइड कीजिए रियल नेशनल इनकम जो कौन से प्राइस पे निकाला जाता है, बेस ईयर प्राइस पर, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 100 के साथ। इन द सेम ऑर्डर जैसे आप करंट प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, प्राइस के बेसिस पर हम डिफरेंस को देखते हैं, तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, द नेम इज द जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब भी वही होता है जहां पर हम चेंज इन द प्राइस को मेजर करते हैं। तो दिस टाइम हमने मेंशन किया जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। मैंने लिखा इट शोज द चेंज इन द जीडीपी। तो हम यहाँ पर जीडीपी में चेंज देखेंगे कि कितना चेंज आया करंट ईयर जीडीपी का एज कंपेयर टू द बेस ईयर जीडीपी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ओनली। सिर्फ किसकी वजह से आया है, प्राइस की वजह से।
तो याद रखना जीडीपी डिफ्लेटर जो मेजर करेगा कि प्राइस के रिस्पेक्ट में जीडीपी में कितना चेंज आया। सो इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। आप जानते हैं इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, तो ये मेजर करके बताएगा कि इन्फ्लेशन कितना है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में समझाया था, बेस ईयर था 100, करेंट ईयर था 125, सो 25% इज द इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर का भी काम होता है इन्फ्लेशन को मेजर करना, और ये सबसे बेटर इंडिकेटर माना जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। तो मैंने यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखा, इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं उनका एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, उसे चेक करने का काम किसका होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इन द सेम ऑर्डर नॉमिनल जीडीपी बाय द रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आपने पूछा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी जो कौन से प्राइस पे निकाला जाएगा, करंट प्राइस। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए नॉमिनल जीडीपी, आप जीडीपी की डेफिनेशन लिखिए, लास्ट में क्या लिखेंगे, एट द करंट प्राइसेस। इन द सेम ऑर्डर रियल जीडीपी, कौन सा जीडीपी होगा जी, जो कौन से प्राइस पे निकलेगा, बेस ईयर प्राइस के ऊपर। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा दोनों में से बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ कौन है, तो आप जानते हैं रियल ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द नॉमिनल। नाउ इन द सेम ऑर्डर आप अदर डिफ्लेटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे जीएनपी डिफ्लेटर, नाम चेंज करा एग्रीगेट के, कोई टेंशन नहीं है, सेम फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन रियल इनटू क्या करेंगे आप लोग 100। तो इसी तरीके से आपको चलना है।